नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के सामने झुकने के लिए तैयार है इमरान खान की सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की कश डिप्लोमेसी के जाल में ना फंसे, जयशंकर ने पड़ोसी देश को किया आगाह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवाद का मददगार बना रहेगा पाकिस्तान या निकलेगा ग्रे लिस्ट से बाहर, सभी की नजरें बैठक पर टिकी हुई है। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा हैं और करहल से भी हार जाएंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखनऊ से लखीमपुर तक चौथे चरण में रायबरेली सहित 9 जिलों की 60 सीटों पर उत्तर प्रदेश चुनाव में मचा है संग्राम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के सामने झुकने के लिए तैयार इमरान खान की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की आसमान छूती महंगाई ने भारत से आयात प्रतिबंधों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान को वाणिज्य और निवेश पर प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है और ये भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सवाल है, वह ऐसी स्थिति में है कि भारत के साथ व्यापार हो, और मेरा रुख ये है कि हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की कश डिप्लोमेसी के जाल में ना फंसे, जयशंकर ने पड़ोसी देशों को किया आगाह। जी हां दोस्तों, भारत चीन में तल्ख रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों को कर्ज डिप्लोमेसी के प्रति आगाह किया है। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना देश से कहा कि वो उसके कर्ज के जाल में ना फंसे, उसकी आर्थिक मदद की पेशकश को स्वीकार करने से पहले उस पर अच्छी तरह से गौर कर लें, कर्ज लेने से पहले उसके फायदे नुकसान आंक लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। विदेश मंत्री ने यह सलाह म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक डिस्कशन के दौरान दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद का मददगार बना रहेगा पाकिस्तान या निकलेगा ग्रे लिस्ट से बाहर, सभी की नजरें बैठक पर टिकी हुई हैं। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के वित्त पोषण और उससे जुड़े मुद्रा शोधन मामले पर निगरानी व कार्यवाही करने वाले वैश्विक संगठन FATF की सोमवार से पेरिस में बैठक शुरू हो रही है। सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि इस बैठक में पाकिस्तान संगठन की ग्रे सूची से बाहर निकलेगा या फिर बना रहेगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साधारण सभा और वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान को इस बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बांदा में अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा है और करहल से भी हार जाएंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। रविवार को यूपी में तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए, जिसमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, और इस पर अखिलेश यादव सपा से प्रत्याशी हैं। उनके सामने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को उतारा गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, और इसी फहरिस्त में अनुराग ठाकुर शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 7 चरणों के बाद 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, और 10 मार्च को वो कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। वो करहल से भी चुनाव हार जाएंगे, और सपा की गुंडाराज, माफिया राज और आतंकियों से रिश्ते को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत राज्य के 16 जिलों में 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से लखीमपुर तक चौथे चरण में रायबरेली सहित 9 जिलों की 60 सीटों पर जबरदस्त संग्राम। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटें हैं, जहां चुनाव प्रचार सोमवार को शाम 5 बजे थम जाएगा। इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर बुधवार को वोटिंग होनी है, और इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है, और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह
से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आरोप, कहा अखिलेश बताएं क्यों वापस लिए थे आतंकियों के ऊपर से मुकदमे। जी हां दोस्तों, हरदोई में पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर खूब निशाना साधा। शाहबाद की जनसभा में मुख्यमंत्री बोले कि पहले ये पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। इन्हें शायद पता होना चाहिए कि हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता, इनके इत्र वाले मित्र जैसे लोगों को ठीक करने का भी काम हमारा बुलडोजर करता है। वहीं मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गुजरात में आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है तो सपा को बहुत तकलीफ हुई, देश के दुश्मन भी इनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश यादव प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उन्होंने राम मंदिर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए। मुख्यमंत्री योगी बोले कि आज मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन आतंकियों के मुकदमे वापस लिए थे। मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि उनको जनता की अदालत में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने आतंकियों के मुकदमे को वापस लेने का दुस्साहस किया था। आखिर सपा को आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि प्रयागराज से आ रही है। अवैध सुरक्षा घेरे में रहेंगे प्रधानमंत्री, एसपीजी ने सुरक्षा का संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अवैध घेरा बनाया जा रहा है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रविवार को एसपीजी के अधिकारी यहां पहुंच गए। आईजी, डीएम और एसएसपी ने एसपीजी अधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा के बिंदुओं पर मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा सोराव में एलडीसी कॉलेज के मैदान में 24 फरवरी को प्रस्तावित है। रविवार को एसपीजी के अधिकारी हिमांशु गुप्ता अपनी टीम के साथ प्रयागराज पहुंच गए हैं और दिन में आईजी राकेश सिंह, डीएम संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार एसपीजी के अधिकारियों के साथ सभा स्थल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कई घेरों में रहेगी, उनके सबसे नजदीक एसपीजी के ही अधिकारी होंगे। अधिकारियों ने सुरक्षा के तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया है। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रैंक के 7 अधिकारी, 14 एसएसपी, 56 क्षेत्राधिकारी, 90 इंस्पेक्टर, 156 एसआई और 800 सिपाही और 6 कंपनी पीएसी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरएएफ की भी तैनाती की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आचार संहिता उल्लंघन पर अखिलेश यादव का प्रचार रोकने की मांग, भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने और उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे गए पत्र में भाजपा की ओर से बताया गया है कि अखिलेश यादव ने रविवार को अपने गांव सैफई के बूथ संख्या 239 पर वोट डालने के बाद बूथ के 100 मीटर के अंदर विभिन्न मीडिया चैनलों के सामने पूरा राजनीतिक भाषण दिया और अपनी पार्टी का प्रचार भी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की बन रही है सरकार, 300 से ज्यादा सीटों पर मिलने जा रही है जीत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि फिर से 300 से ज्यादा सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि इस बार यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव किया है। शाह के मुताबिक पिछली सरकारें जातिवाद के आधार पर चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। तेज हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, सर्दी अब अपने आखिरी दौर में है और तीखी धूप ने ठंड की रंगत बदल दी है। गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन 2 दिन से दिल्ली और आसपास के इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं और इसकी वजह से मौसम में एक बार फिर बदलाव महसूस हो रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली से सटे कई राज्यों में तेज हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा और इसके अलावा कई राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़
और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे भारतीय छात्र, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें देश छोड़ने को कहा है। भारत ने रविवार को यूक्रेन में रह रहे अपने छात्र और नागरिकों से क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के संबंध में और अनिश्चितता को देखते हुए संकटग्रस्त यूक्रेन को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए कहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर लिखा कि सभी भारतीय नागरिक जिनका रुकना आवश्यक नहीं समझा जाता है और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। एक व्यवस्थित और समय पर उड़ान भरने के लिए उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों और चार्टर उड़ानों का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बदहाली के दलदल में धंस रहा है पाकिस्तान, आवाम से सोने के बिस्कुट उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए लोगों से सोने के बिस्कुट और बार उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बता दें कि 5 अरब US डॉलर से ज्यादा का कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारी कमी उसमें आई है और पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि आर्थिक कार्यकारी परिषद में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त दलदल में धंस रहा है पाकिस्तान और अब अपने ही जनता से फिर लेना पड़ेगा उधार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर का क्वाड को लेकर बड़ा बयान, एशियाई नाटो नहीं है क्वाड, कोई फंसे नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने दुनिया को दिया संदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड के एशियाई नाटो होने की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि कुछ प्रभावित पक्ष हैं जो इस तरह की उपमा को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी को भी इसमें फंसना नहीं चाहिए। जयशंकर ने कहा कि 4 देशों का ये समूह अधिक विविध और बिखरी हुई दुनिया का जवाब देने का 21वीं सदी का एक तरीका है। जयशंकर ने शनिवार शाम को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में व्यापक बदलाव और हिंद प्रशांत में क्षेत्रीय व्यवस्था और सुरक्षा पर परिचर्चा के दौरान ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस की ओर से बढ़ती धमकी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के तत्वावधान में रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में प्रधानमंत्री का बयान, बोले यूपी पूरी ताकत से कह रहा है जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि यूपी पूरी ताकत से कह रहा है कि भाजपा ही आएगी। उनके अभेद्य किले थे, उन किलों को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को उन्नाव के पूर्वा में संबोधित कर रहे थे जनता को और उन्होंने कहा कि जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी की पुलिस को हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है उसका वीडियो घर घर देखा जा रहा है। मंच से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग और माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि यहाँ कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती और इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। मोदी ने कहा कि ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं, ये सोचती हैं कि जो ये कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो ये बयान देने वाले हैं कि हम तो इसीलिए हार गए, ये भाजपा वाले इसीलिए जीत गए क्योंकि वो जो भाजपा का टीका लगाया था तो लोगों की उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। दुनिया के दर्जनों देश भारत में बने टीके के लिए कतार में थे, लेकिन इन लोगों ने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कहा गया कि भाजपा का टीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय टीके ने सभी की जान बचाई। अरे मोदी, योगी और स्वतंत्र देव की तारीफ मत करो, लेकिन हेल्थ वर्कर जो गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो 2 अच्छे शब्द बोल दो, वो नहीं बोलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया रोड शो, बोले 80% सीटें
जीत रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में रोड शो किया। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है और 80% सीटें भाजपा जीत रही है। 20% में सपा, बसपा और कांग्रेस में बंटवारा होगा। इसीलिए भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में 1 मार्च को रोड शो करेंगे अमित शाह, पीएम मोदी भी संभालेंगे मोर्चा। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के रोड शो की तिथि निर्धारित हो गई है। उनका रोड शो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 1 मार्च को होगा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रोड शो का आयोजन दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच होगा। इसके अलावा 24, 25 और 27 फरवरी को भी अमित शाह पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में जनसभाएं और रैलियां करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, यूपी में तय है बीजेपी की वापसी, योगी फिर बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 80 बनाम 20 वाली टिप्पणी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं जैसे भाजपा के प्रदर्शन और विपक्षी दलों के हमले पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि याद नहीं कि योगी जी ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया था, लेकिन इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज और होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर पश्चिम बंगाल में देखा गया है। दिन में ही घटाटोप अंधेरा छा रहा है और तेज हवाएं चल रही हैं और इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान समेत कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से वर्षा होगी, जिससे मौसम बदल जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, पेरिस में FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान के विरोध में हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्रांस में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद पाकिस्तान जैसे नारे भी लगाए। वहीं ये विरोध प्रदर्शन पेरिस में रहने वाले निर्वासित अफगान, उइगर और हांगकांग के एक समुदाय ने आयोजित किया और इस विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजनकर्ता पाकिस्तान के निर्वासित पत्रकार ताहा सिद्दीकी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के साथ नाजुक दौर में है रिश्ते, सीमा के हालात ही तय करेंगे संबंध, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन द्वारा सीमा समझौते का उल्लंघन करने के बाद इसके साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 पर चर्चा को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है और वो समस्या ये है कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही, स्थिर सीमा प्रबंधन रहा, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब ये बदल गया है क्योंकि हमने चीन के साथ सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के लिए समझौते किए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने जमीन, हवा, समुद्र से की मिसाइलों की बरसात, पुतिन के परमाणु अभ्यास से सहम गई दुनिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सुपर पावर रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच शनिवार को जमीन, हवा और समुद्र से महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। रूसी मिसाइलों में परंपरागत मिसाइलों के साथ साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं, जिनका तोड़ अभी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूसी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने में सक्षम है, जिससे किसी भी शहर को पल भर में राख के ढेर में बदला जा सकता है। रूस के इस परमाणु शक्ति प्रदर्शन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस का तानाशाह भी मौजूद था। इस अभ्यास की शुरुआत में रूस ने देश के पश्चिम
उत्तर इलाके में स्थित रूसी अड्डे में मिसाइलें दागी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। डोडा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठे सरगना के निर्देश पर कर रहा था काम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि साजन बजरनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल बट को पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त दल ने ठाठरी में वाहनों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। आतंकी से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे डोडा के आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ मुजामिल उर्फ हारून के निर्देश पर आदिल काम कर रहा था। आतंकी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दोस्तों